तो आज बात करते हैं उस एक चीज की जो शायद हम सबकी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन हम उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हमारा ध्यान। हमारी अटेंशन। हाँ, हम सब ने ये महसूस किया है ना। दिन भर भाग दौड़, मीटिंग्स, ईमेल्स, लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो ऐसा महसूस होता है कि जो सबसे जरूरी काम था वो तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी बातचीत क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस के इर्द गिर्द घूमेगी। बेली एक बहुत ही कमाल का सीन खींचते हैं। सोचिए, हम एक कैफे में बैठे, हमारी एक तरफ दो दोस्त हैं जो साथ तो बैठे हैं पर एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में गुम हैं, और दूसरी तरफ एक जोड़ा है जो कॉफी पीते हुए एक दूसरे से गहरी बातचीत में डूबा हुआ है। ध्यान दोनों जगह है। हाँ, पर सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हमारा ध्यान इतना बिखरा हुआ क्यों है और इसे वापस कैसे पाया जाए। तो क्या कोई रणनीति है? हाँ, एक दो तरफा रणनीति पर बात करेंगे। पहला है हाइपर फोकस, यानी अपने सबसे जरूरी काम पर लेजर की तरह ध्यान लगाना। ठीक है। और दूसरा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, वो है स्कैटर फोकस। स्कैटर फोकस? हाँ, यानी जानबूझकर अपने दिमाग को आवारा घूमने देना ताकि हम ज्यादा क्रिएटिव बन सकें। ये तो दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। किताब में एक टर्म है ऑटो पायलट मोड। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि मुझे लगता है मैं अपना ज्यादातर दिन इसी मोड में गुजारती हूँ। हम सब गुजारते हैं। सुबह उठकर बिना सोचे समझे फोन उठाना, आदत में ईमेल चेक करना, ये सब ऑटो पायलट है। मुश्किल तब होती है जब हमारे जरूरी काम भी इसी का शिकार हो जाते हैं। सही बात है। हम असल में कितनी बार रुककर ये तय करते हैं कि अगले 1 घंटे मैं अपना ध्यान सिर्फ इस एक चीज पर लगाऊंगा। शायद ही कभी। और इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। हमें अटेंशनल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अटेंशनल स्पेस, ये क्या होता है? इसे आप अपने दिमाग की रैम या वर्किंग मेमोरी समझ सकते हैं। ये वो मानसिक जगह है जहां हम किसी भी पल में जानकारी को प्रोसेस करते हैं। अच्छा। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जगह बहुत बहुत ही सीमित है। रिसर्च बताती है कि हम एक बार में सिर्फ 40 बिट्स जानकारी ही प्रोसेस कर सकते हैं। 40 बिट्स? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि किसी से आमने सामने बैठकर उसकी बात को ठीक से समझना लगभग 40 बिट्स के बराबर है। बस इतना? हाँ। अब सोचिए, अगर आप किसी से कोई गहरी जरूरी बात कर रहे हैं और साथ ही में एक जरूरी ईमेल लिखने की कोशिश करें, तो आपके दिमाग के पास उतनी प्रोसेसिंग पावर ही नहीं है। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आपके अटेंशनल स्पेस में वो फिट ही नहीं हो सकते। नतीजा, या तो आपकी बातचीत की क्वालिटी गिरेगी या आपकी ईमेल में गलतियां होंगी, या फिर दोनों ही काम आधे अधूरे होंगे। बिल्कुल। 1 मिनट, लेकिन मैं तो हर समय मल्टीटास्किंग करती हूँ। मैं खाना बनाते हुए पॉडकास्ट सुनती हूँ, ड्राइव करते हुए फोन पे बात करती हूँ। तो क्या ये सब झूठ है? नहीं, आप गलत नहीं समझ रही हैं। फर्क है काम की जटिलता का। आप एक मुश्किल काम को एक बहुत ही साधारण आदत वाले काम के साथ कर सकती हैं। जैसे कपड़े धोना और ऑडियो बुक सुनना। एकदम सही, क्योंकि कपड़े धोनी जैसे काम में आपके दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटो पायलट पर है। तो आपका ज्यादातर अटेंशनल स्पेस ऑडियो बुक को समझने के लिए खाली रहता है। लेकिन मैं एक जरूरी रिपोर्ट लिखते हुए किसी मुश्किल ऑडियो बुक को नहीं समझ सकती। नहीं समझ सकते। मल्टीटास्किंग असल में एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करना है, और हर स्विच में हमारा थोड़ा सा ध्यान और ऊर्जा बर्बाद होती है। ठीक है, तो ये साफ है कि हमारा अटेंशनल स्पेस सीमित है और मल्टीटास्किंग एक तरह का धोखा है। तो फिर इस सीमित स्पेस का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें? यहीं पर शायद हाइपर फोकस की बात आती है। बिल्कुल। हाइपर फोकस का मतलब यही है जानबूझकर इरादे के साथ अपना सारा अटेंशनल स्पेस सिर्फ एक जरूरी काम को देना। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक साफ इरादा तय करने से। किताब में पीटर गोल्डविट्जर की एक रिसर्च का जिक्र है जिसे वो क्या कहते हैं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन मतलब सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मुझे आज एक जरूरी रिपोर्ट पर काम करना है। ये एक धुंधला इरादा है। तो मजबूत इरादा क्या होगा? एक मजबूत इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन होगा, मैं आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अपना फोन साइलेंट करके अपने स्टडी रूम में बैठकर इस रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगी। अच्छा, मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि कब, कहाँ और कैसे भी तय करना। जब हम ये सब तय कर लेते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे टालने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन वाली बात तो बहुत दमदार है। मतलब प्लान बना लो तो काम हो जाएगा,
लेकिन मेरा प्लान तो होता है कि मैं 1 घंटा काम करूंगी, पर 5 मिनट बाद ही फोन पर कोई नोटिफिकेशन बजता है और सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेखक ने खुद भी तो एक प्रयोग किया था, है ना? हाँ, किया था। वो 30 मिनट तक विकर्षणों में फंसे रहते। तो इन विकर्षणों से कैसे निपटें? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उनसे निपटने के लिए पहले उन्हें समझना जरूरी है। किताब एक बहुत काम का 2x2 ग्रिड सुझाती है। एक ग्रिड? हाँ, सोचिए, एक तरफ हैं वो विकर्षण जो परेशान करने वाले हैं, बनाम वो जो मजेदार हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ हैं वो जिन पर हमारा कंट्रोल है, बनाम वो जिन पर कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जैसे कि ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बात करने आ जाए, वो परेशान करने वाला भी हो सकता है और उस पर मेरा कंट्रोल भी नहीं है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम उनसे बात ही ना करें, बल्कि ये है कि हम विनम्रता से बातचीत को जल्दी खत्म करके अपने काम पर वापस लौटें। और वो विकर्षण जो मजेदार है और जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे फोन पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, हाँ, उन्हें हमें पहले से ही मैनेज करना होगा। यही वो दुश्मन हैं जिन्हें हम खुद दावत देते हैं। फोन की बात नहीं करें तो अच्छा है, ये तो मेरी दुखती रग है। लिफ्ट में 30 सेकंड के लिए भी अकेली नहीं रह सकती, तुरंत फोन निकल आता है। ऐसा लगता है जैसे बोरियत से एलर्जी हो गई हो। ये हम सबकी कहानी है। तो इससे निपटने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां हैं क्या? हैं? सबसे असरदार और सबसे मुश्किल रणनीति है अपने फोन को अपनी नजरों से और अपनी पहुंच से दूर रखना। हो सके तो दूसरे कमरे में। सिर्फ टेबल पर उल्टा रखने से काम नहीं चलेगा। रिसर्च दिखाती कि अगर फोन सिर्फ टेबल पर उल्टा भी रखा हो तो भी हमारा दिमाग उसका एक हिस्सा उस पर नजर रखने में लगा देता है। बाप रे। दूसरी रणनीति, जैसा आपने कहा, उन छोटे छोटे खाली पलों में फोन निकालने की आदत को तोड़ना। लाइन में इंतजार करते हुए अपने दिमाग को बस सोचने दीजिए। और एप्स का क्या? अपने फोन में एक माइंडलेस नाम का फोल्डर बनाएं और उसमें वो सभी ऐप्स डाल दें जो आपका समय सोख लेती हैं। और आखिर में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक फोन को एयरप्लेन मोड पर रखने की आदत डालें। क्यों? उस समय क्यों? क्योंकि इस समय हमारी इच्छा शक्ति सबसे कमजोर होती है और हम आसानी से अनथीन स्क्रोलिंग में फंस जाते हैं। यहाँ तक तो सब समझ आता है, फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, ये बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन किताब का जो अगला आइडिया है वो मेरा दिमाग घुमा रहा है। स्कैटर फोकस। हाँ, लेखक कहते हैं कि प्रोडक्टिव होने के लिए फोकस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपने दिमाग को आवारा घूमने देना। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? उल्टा, लेकिन ये उतना ही जरूरी है। स्कैटर फोकस वो स्थिति है जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को बिना किसी लक्ष्य के भटकने देते हैं। लेकिन क्यों? इससे क्या होता है? इस दौरान हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, एक्टिव हो जाता है। ये वो समय है जब हमारा दिमाग वो दिन भर में इकट्ठा की गई जानकारी, पुरानी यादों और भविष्य की योजनाओं को आपस में जोड़ता है। अच्छा। रचनात्मकता, नई सोच और मुश्किल समस्याओं के समाधान अक्सर इसी मोड में मिलते हैं। वो यूरेका वाला पल जब आप नहा रहे होते हैं और अचानक किसी मुश्किल प्रॉब्लम का हल मिल जाता है, क्या वो इसी से जुड़ा है? बिल्कुल। इसके पीछे है ज़िगार्निक इफेक्ट। ज़िगार्निक इफेक्ट? हाँ, इसका मतलब है कि हमें पूरे हो चुके कामों से ज्यादा अधूरे काम याद रहते हैं। ये तो होता है। जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर काम करके अटक जाते हैं और फिर उसे छोड़कर टहलने लगते हैं, तो वो अधूरी प्रॉब्लम दिमाग में एक्टिव रहती है और टहलते वक्त मिले नए आइडिया से जुड़ जाती है। और तभी यूरेका। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्कैटर फोकस और टालम टोल में क्या फर्क है? मैं भी तो काम छोड़कर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगती हूँ और खुद को यही दिलासा दे सकती हूँ कि मैं तो स्कैटर फोकस कर रही हूँ। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। फर्क है इरादे का। टालम टोल तब होता है जब आप एक जरूरी काम से बचने के लिए कोई कम जरूरी लेकिन ज्यादा मजेदार काम करने लगते हैं। जैसे रिपोर्ट बनाने की बजाय नेटफ्लिक्स देखना। हाँ, और ये एक तरह का अपराध बोध मतलब गिल्ट पैदा करता है, जबकि स्कैटर फोकस जानबूझकर किया जाता है। आप इरादे के साथ कोई ऐसा काम चुनते हैं जिसमें दिमाग न लगे, जैसे टहलना या बर्तन साफ करना। बिल्कुल, ताकि आपका दिमाग रिचार्ज हो सके और नए कनेक्शंस बना सके। इसमें कोई गिल्ट नहीं होता, ये एक सोची समझी रणनीति है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें? क्या इसके कुछ तरीके? हाँ, किताब में 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है हैबिचुअल मोड। हैबिचुअल मोड मतलब कोई भी आसान आदत वाला काम करें जिसमें दिमाग ज्यादा न लगे और अपने मन को आजादी से भटकने दें, जैसे बिना म्यूजिक के टहलना। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। किसी एक मुश्किल समस्या को अपने दिमाग में पकड़ कर रखें और फिर कोई साधारण काम करने लगें।
आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम करता रहता है। और तीसरा जो मेरा पसंदीदा है वो है कैप्चर मोड। कैप्चर मोड, ये क्या है? हफ्ते में 1 या 2 बार बस 15 मिनट के लिए एक पेन और नोटबुक लेकर बैठें और आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, काम, चिंताएं, आइडियाज, अधूरी बातें, सब कुछ लिख डालें। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मेरे दिमाग में हमेशा 1000 चीजें एक साथ चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में 100 टैब खुले हों। बिल्कुल, कैप्चर मोड इसी के लिए है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका दिमाग कितना हल्का महसूस करता है और कितने जरूरी आइडियाज सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 शक्तिशाली मोड है, लेजर जैसा हाइपर फोकस और बादल जैसा स्कैटर फोकस। इनमें बेहतर होने के लिए, मतलब अपनी ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन। ध्यान। हाँ, मेडिटेशन को ध्यान की मांसपेशी के लिए जिम की कसरत की तरह समझिए। अच्छा, कैसे? जब हम ध्यान करते हैं तो हम बस यही अभ्यास करते हैं। हमारा ध्यान भटकता है, हमें इसका एहसास होता है और हम धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आते हैं। और इससे क्या होता है? ये बार बार करने से हमारी ध्यान केंद्रित करने और भटकाव से उभरने की क्षमता बढ़ती है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि नियमित ध्यान से हमारे अटेंशनल स्पेस का आकार भी बढ़ता है। मतलब हमारा दिमागी रैम बढ़ जाता है? एक तरह से हाँ। बड़ा अटेंशनल स्पेस होने का मतलब है कि हम ज्यादा मुश्किल कामों पर ज्यादा देर तक ध्यान लगा पाते हैं। और हमारे दिमागी ईंधन का क्या? वो जानकारी जो हम हर दिन ग्रहण करते हैं, इसका भी तो हमारे ध्यान पर असर पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। एक बहुत अच्छी लाइन है, आप वही हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप अपना सारा ध्यान बेकार की जानकारी पर लगाते हैं तो आपका मानसिक जगत वैसा ही हो जाएगा। किताब जानकारी को 3 हिस्सों में बांटती है, जिन्हें वो डॉट्स कहती है। डॉट्स? हाँ, बेकार डॉट्स जैसे टीवी पर होने वाली राजनीतिक बहसें, संतुलित डॉट्स जैसे अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह के पॉडकास्ट, और उपयोगी डॉट्स। उपयोगी डॉट्स मतलब? जैसे विज्ञान की किताबें, बायोग्राफी या कोई नया स्किल सिखाने वाले लेख। हमें जानबूझकर ऐसी जानकारी चुननी चाहिए जिसका असर लंबे समय तक रहे। तो इन सब का सार क्या है? ऐसा लगता है कि ध्यान को मैनेज करने का मतलब हर समय जबरदस्ती फोकस करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक डांस की तरह है, गहरी एकाग्रता और जानबूझकर किए गए आराम के बीच एक तालमेल बनाने के बारे में। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा व्यस्त रहना या ज्यादा घंटे काम करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है उन कामों को पूरा करना जिन्हें करने का हम इरादा रखते हैं। और उसके लिए हमें अपने अटेंशनल स्पेस का सम्मान करना होगा। हाँ, जरूरी कामों पर हाइपर फोकस करके और फिर स्कैटर फोकस के जरिए रिचार्ज होकर, समस्याओं को सुलझाकर और नए आइडियाज को जोड़कर। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। किताब में बताया गया है कि हमने अपने स्मार्टफोन की मदद से अपनी जिंदगी से बोरियत को लगभग खत्म कर दिया है। सही बात है। जैसे ही हम 2 मिनट के लिए भी बोर होते हैं, हम फोन निकाल लेते हैं। लेकिन बोरियत वो एहसास है जो हमारे ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने पर मजबूर करती है। ये स्कैटर फोकस का गेटवे है। हाँ, जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर अपने हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा सच्ची बोरियत के लिए रखें, बिना किसी फोन, टीवी या किसी और विकर्षण के, तो कौन से नए विचार, समाधान या योजनाएं सतह पर आ सकती हैं?